तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, फटाफट से आप सभी लोग जो है जुड़ जाइए और जो है आज हम प्रैक्टिस करने वाले फिर से ये सारे जो प्रश्न रहने वाले दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एसएससी में जो है प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो लगभग 150 के आसपास आपके यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। और बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आपका बायोलॉजी है प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपका इकोलॉजी वाला पार्ट है और जो आपका जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है वो भी जो है दोस्तों इसी में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 150 के आसपास जो ये प्रश्न है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप देख लेना। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड चयापचय में शामिल है। मेटाबॉलिज्म में कौन सा शामिल है, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पेरोक्सिसोम, है ना। यह किस में दोस्तों, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। तो बताइए, आपको सभी को पता है, इतना आसान सा प्रश्न है। तो क्या है कोशिका भित्ति, पादप की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि पादप में सभी जगह में जो है सेलुलोज पाया जाता है। और कौन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों कोशिका भित्ति में, पादप कोशिका भित्ति में बात करें तो उसमें पाया जाता है आपका, और कौन कौन से घटक होते हैं, हेमी सेल्यूलोज भी होते हैं, ठीक है, हेमी सेल्यूलोज। और दूसरा आपका कौन सा पाया जाता है, इसके अलावा पैक्टिन भी आपका पाया जाता है, ठीक है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पाया जाता कौन सा नहीं। लिग्निन भी पाया जाता दोस्तों, ठीक है। और ये तीनों, इन तीनों की बात करें तो ये तीनों घुलनशील प्रोटीन है, ठीक है, ये तीनों घुलनशील है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंजर चट्टानों या मिट्टी में वनस्पति प्रवर्धन की स्थापना में पूर्वगामी है, लाइकेन, कवक, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी। तो कौन सा है, बंजर चट्टानों में आपको क्या मिलता है, लाइकेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। लाइकेन कैसे होते हैं दोस्तों, सहजीवी। सहजीवी तो मतलब जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो सहजीवी कौन कौन से, लाइकेन के कवक और शैवाल, ठीक है। ये लाइकेन के दोनों क्या है, सहजीवी हैं, ठीक है। एक सर्वाधिक संवर्धित यूकैरियोटिक शैवाल है और व्यापक रूप से पसंदीदा स्वास्थ्य पूरक है। तो कौन सा है, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ड्यूनेलिएला या ग्रासिलिएला। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये खाद्य है दोस्तों, खाद्य शैवाल है, खाद्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक संवर्धित यूकैरियोटिक शैवाल है और पसंदीदा स्वास्थ्य पूरक भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर इसका, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगला है सिस्टम एंड नेचुरी, पुस्तक है, किसने लिखी है, कॉल लिनियस बेंथम और हुकर एपीडे कैंडोलिया। कौन सा है दोस्तों, आपको पता है सिस्टमा एंड नेचुरी किसने लिखी, कॉल लिनियस द्वारा लिखी पुस्तक है, ठीक है। तो कॉल लिनियस से जो दोस्तों ये आपको पता है द्विनाम पद्धति के जनक भी आपके यही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो है आधुनिक वर्गीकरण के जनक भी आपका ये है। आधुनिक जो वर्गीकरण दिया था वो भी कौन सा आपका करण, कॉल लिनियस से संबंधित है, ठीक है। और सिस्टम एंड नेचुरी ये भी इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक रबर किस पौधे से निकाली जाती है। तो किससे निकाली जाती है प्राकृतिक रबर, ये निकाली जाती है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हेविया ब्रिसेलिनेसिस, ठीक है, ब्रासिलियनसिस, इससे जो आपका प्राकृतिक रबर निकाली जाती है। कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में, ठीक है। तो जो रबर जो है दोस्तों, जो रबर का जो वृक्ष है रबर, है ना, इससे जो क्या प्राप्त होता है, लेटेक्स, लेटेक्स प्राप्त होता है, ठीक है। लेटेक्स जो है रबर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जिन वृक्षों से रबर प्राप्त किया है। आवृतबीजी में वाहिनी तत्वों में शामिल है, तो कौन सा है, वाहिनिका और मृदुतक, दारुवाहिका और वाहिनिका, दारुवाहिका और रेशे, और दारु मृदुतक और रेशे। कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वाहिनिका और तत्व में जो है दोस्तों दारुवाहिका और वाहिनिका होते हैं आवृत्ति बीजी में, जाइलम बेसल्स एंड ट्रिकोइड्स, ठीक है।
दारू जो किसको बोलते हैं दोस्तों? जाइलम को। ठीक है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जाइलम को आप दारू बोलते हैं। ठीक है, इसका एक अन्य नाम क्या है? दारू। अगला है आवर्त त्वक कोशिकाएं की पत्ती के बारह त्वचा में पाई जाती है। तो किसकी त्वचा में पाई जाती है? कपास के पौधे में, कमल के पौधे, घास या चीड़ के वृक्ष में। तो ये है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आपको बताना है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घास के पौधे में, है ना। आवर्त आवर्त तत्व कोशिकाएं जो है, तो त्वक कोशिकाएं जो है वो घास की पत्तियों के बाह्य त्वचा में पाई जाती है। ठीक है, अगला है सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। तो बताना है आपको सोलेनेसी में कैसे, किस प्रकार के पुंकेसर होते हैं। इसमें होते हैं दोस्तों दलग्न, बहुपुंकेसरी और एकांतर दलीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है हाइपोथोडियम, एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम में आम है। तो किस में है दोस्तों? फाइकस एपसी, ओसीएम एसपी, कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइकस एसपी। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। अगला है नागफनी में तना में रूपांतरित हो जाता है पर्णवर, पर्णपत्र, प्रकलिका, पर्णाभ स्तंभ या पर्णाभ वृंत। तो किस में हो जाता है दोस्तों? नागफनी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो जाता है आपका पर्णाभ स्तंभ, फाइलोक्लेट जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको आरडीएनए तकनीक में नियोजित किया जाना चाहिए ताकि अधिमानतः विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटा जा सके। तो किसको किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टाइप 2 प्रतिबंधित डीएनए न्यूक्लियोसिस इसका राइट आंसर है। मवेशियों के उत्सर्जन से बायोगैस उत्पादन में शामिल जीवाणु है। तो कौन सा होता है दोस्तों? जो गायों के मल मूत्र गोबर से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है इसमें मवेशियों के। तो इसका जो ऑप्शन है पहला है आपका फॉस्फेट विलय कारक, नाइट्रीकरण जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु या मेथनोजन जीवाणु। ठीक है, तो सभी को पता आपका कौन से जीवाणु रहते हैं? मीथेनोजोन्स, है ना, जो मीथेन निकालते हैं। जो जेंस, आपको पता है गोबर में क्या रहता है? मीथेनोजेंस, जिनसे क्या निकलती है? मीथेन नामक गैस निकलती है। ठीक है, किस प्रकार का बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस? एनोबैक्टीरिया, एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये मवेशियों के गोबर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों M3 बिवोजी में कैप्सिड होता है। तो M3 राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए तंतुल। अगला है जो पौधे जो जौ के पौधे में मैग्नीज की कमी का कारण बनती है। कौन सा है? ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है दोस्तों? धूसर कलंक रोग, ग्रे स्पिक डिजीज। ठीक है, ठीक है ना। कौन सा होगा आपका? ग्रे स्पिक डिजीज। तो मैग्नीज की कमी से क्या हो जाती है? जो जौ की पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती है? पीली हरी। ठीक है, इस टाइप की हो जाती है। और जो पौधे का विकास है वो भी जो है रुक जाता है। विकास कैसा हो जाता है? रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सर्दियों के वार्षिक पौधे में अल्पकालीन न्यून तापमान उद्वासन द्वारा फूल उत्प्रेरण की घटना है। कौन सी है? बसंतीकरण, पाचुरीकरण, निम्न ताप परीक्षण या द्रवरागियन। कौन सी घटना है? इसे कहते हैं दोस्तों बसंतीकरण। ठीक है, सर्दियों के वार्षिक पौधे में अल्पकालीन न्यून तापमान उद्वासन द्वारा फूल उत्प्रेरण की घटना क्या कहलाती है? आपकी बसंतीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन भारत में मैंग्रोव वन कौन सा है? निम्न में से भारत में मैंग्रोव वन कौन सा है? पाक खाड़ी, विंध्य पहाड़ियाँ, पश्चिम घाट या पूर्वी घाट। ठीक है, फॉरेस्ट्री से आपका संबंधित है। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो ये आपका पाक खाड़ी। ठीक है, पाक खाड़ी दोस्तों भारत में जो है मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। मैंग्रोव वन जो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्या है? वन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए।
अगला है संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक दवाओं का एक उदाहरण है। कौन सा है? पेनिसिलियम, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइलिन, टेट्रासाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन। तो राइट आंसर आपको बताना है इसका। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक दवाओं का एक उदाहरण है आपका, यह है आपका पेनिसिलिन। ठीक है, एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर ए। किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? जीवाणु संक्रमण में। जीवाणु संक्रमण में जो है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और खोज किसने की? खोज पूछा जाता है। पेनिसिलिन की खोज एक ही दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है इसकी खोज की गई। कब की गई? फ्लेमिंग द्वारा की गई। ये की गई 1929 में। ठीक है, यह क्या है? एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। जीवाणु संक्रमण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। कृषि में एक जीवाणुक जैव नियंत्रण कर्मक का एक उदाहरण है। कौन सा है? बैसिलस थुरिएंसिस, बेवेरिया बेसियाना, बैकिलोवायरस या ट्राइकोडर्मा हरित। कौन सा इसका राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैसिलस थुरिएंसिस जो है कृषि में जीवाणुक जैव नियंत्रण कर्मक का एक उदाहरण है। ठीक है, ये भी आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है ना। तो बैसिलस थुरिएंसिस इसका राइट आंसर है आपका। इसको जो है बीटी के नाम से भी जाना जाता है, बीटी। ठीक है ना। कीटों के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, कीटों को मारने के लिए, बैसिलस थुरिएंसिस बीटी। तो एग्रीकल्चर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है जनसंख्या का वह समूह जिसमें संकरण के माध्यम से जीन का आदान प्रदान किया जाता है, संभावित रूप से क्या कहा जाता है? स्पेसीज, वर्ग, ग्रुप या फाइलम। तो क्या कहा जाता है जिसमें जो है जीन का आदान प्रदान? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संकरण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका स्पीसीज। ठीक है, संभावित रूप से इन्हें क्या कहा जाता है? प्रजाति कहा जाता है ना, क्योंकि प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह है जो कैसे क्या कर सकते हैं? प्रजनन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पशु शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर है आपका। कौन सी है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने। तो ये है दोस्तों सबसे बड़ी शरीर में जो ग्रंथि है मानव पशुओं में, जो क्या है आपका? यकृत है, लीवर है। ठीक है, यकृत के बारे में बात करें तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, ये दोनों टाइप की ग्रंथि है, बहिस्रावी भी, अंतःस्रावी भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। लघुवलकों में की उत्सर्जन इकाइयाँ हैं एनिलिडियस, क्या है? तो ये भी दोस्तों आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिकक। ठीक है, नेफ्रिडिया। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र मौजूद है? 5, 10, 15 या 7। तो आपको बताना है भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो क्या होने वाला दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने हैं? 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? आपका जो है एक तो है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, सभी को पता है ट्रांस हिमालय का क्या कहाँ पर है? लद्दाख क्षेत्र वाला जो भी हिस्सा है आपका ट्रांस हिमालय में है। दूसरा है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला जो है। तीसरा है आपका उत्तरी मैदान। चौथा है भारतीय रेगिस्तान, रेगिस्तान। पांचवा है आपका दक्कन का पठार, पठार। ठीक है, और छठा क्या है दोस्तों आपका? छठा जो है आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र जो कहाँ पर आपका? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्र जैसे आपका है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना। ठीक है, और दूसरा फिर अगला है आपका पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्व में है। ठीक है, 7वां है। और 8वां है दोस्तों आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है। 9वां आपका जो भी तटीय वाले क्षेत्र हैं, जितने भी तटीय वाले क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र। और 10 से दोस्तों आपका जो है द्वीप।
ठीक है। तो ये आपके कितने हैं, भारत में जो है 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। और भारत में दोस्तों जो है हॉट स्पॉट कितने हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं, तो 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ठीक है, 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट में शामिल है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका हिमालय है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। तीसरा आपका दोस्तों इंडो वर्मा क्षेत्र है, इंडो वर्मा क्षेत्र। ठीक है, इंडो वर्मा क्षेत्र है। चौथा आपका सूडालैंड। ठीक है, सूडालैंड, ये क्या है आपका निकोबार द्वीप समूह है ना। तो हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र और सूडालैंड, ये आपके क्या है 4 जैव विविधता क्षेत्र हैं, हॉटस्पॉट है। तो आपको क्या याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है रेड डाटा बुक का डेटा प्रदान करती है। तो बताइए किसका प्रदान करती है रेड डाटा बुक जो है आपका, ये करती है जो आपका लुप्त प्राय पौधे और पशुओं का। ठीक है ना। कौन करता दोस्तों इसका रख रखाव, IUCN। ठीक है, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, IUCN। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। अगला है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो कहाँ पर है आपका मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों आपको वो भी याद रखने हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका फॉरेस्टर से रिलेटेड है। तो मधुमलाई दोस्तों आपका क्या है, कहाँ पर है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, कहाँ पर होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है, तमिलनाडु। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी आपको सब जो है आपको याद रखने हैं, है ना, इन्हें आप पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, 72, 73, 70, 71। तो कब है दोस्तों, 1973 है ना, 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके अंतर्गत की गई थी, 1972, जो भारतीय संरक्षण अधिनियम था आपका, वन्य संरक्षण अधिनियम, उसके तहत जो है की गई। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, बंगाल टाइगर। ठीक है, कौन सा टाइगर है, बंगाल, ये क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला है पानी में BOD की मात्रा किसका सूचक है, तो किसका है दोस्तों, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कल ये जो है हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो किस में है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण के स्तर। भूमंडलीय उष्णीकरण चिंता के संबंध में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो बताना है आपको UNFCCC का पूर्ण रूप। ठीक है, तो क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हिंदी में जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, क्या है इसका, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है, इसे आप नोट कर लेना। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा था। तो सभी को पता है ना, इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं क्योंकि आपका फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो है, जो भी आपके वन आंदोलन है उनसे भी आपका प्रश्न आ सकता है ना, प्रश्न जो है वहाँ से भी आ सकते हैं। तो आप देख लेना उत्तराखंड की बुक में जो आपको मिलेंगे, जो वन्य आंदोलन है आपका जो भी हुआ था, गौरा देवी ने जो चलाया था, इसके अलावा और भी है ना, जो वन से संबंधित है, ये यहाँ से भी आपका प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है शुरुआत कब हुई थी चिपको आंदोलन की, तो 1973। कहाँ से शुरू हुआ था, चमोली से। ठीक है, रैनी गांव से। ठीक है, इस आंदोलन में क्या क्या था, क्या क्या था दोस्तों इस आंदोलन में, पेड़ों को काटने से बचाया था गौरा देवी के नेतृत्व। ठीक है, गौरा देवी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है निर्वनीकरण सामान्यतः के कारण घट जाती है। तो जो आपका है डिफोरेस्टेशन जनरली किसके, वर्षा, मृदा अपरदन, सूखे या भूमंडलीकरण ऊष्मा, तो किसके कारण घट जाती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्षा के कारण घट जाती है। किस पशु परिवार को आदि मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था, तो बताना है आपको आदि मनुष्य द्वारा, तो कौन सा है, किस परिवार का है, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बोवाइडी परिवार का। ठीक है, इसमें कौन है दोस्तों, जैसे आपका बाइसन है, बाइसन एक प्रकार का जीव है, और आपका गाय है, ठीक है, और आपका एंटीलोप, भेड़, बकरियां, इस प्रकार के जीव इसमें आते हैं। ठीक है, बोवाइडे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, निम्न में से किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्गीस कुरियन है ना। अब हरित क्रांति का जनक आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, ठीक है, किससे संबंधित है, दूध से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सरसों के बीज की टिकिया में विषाक्तता का कारक के रूप में होता है, तो कौन सा होता है, ऑक्जेलेट, मिमोसाइनिन, गैसीपोल्स, तो कौन सा होगा सरसों के बीज की टिकिया। ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित है आपका, एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी। ठीक है, ग्लूकोसिनोलेट्स। फिर से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न प्रकार की एक ही फसल के साथ एक किस्म के पौधों को हटाने को क्या कहा जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपवांछन। ठीक है, अपवांछन कहा जाता है। अगला है, संकर चावल के जनक है हाइब्रिड राइस, कौन है, तो ये है दोस्तों YL पिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये चीनी वैज्ञानिक है, इन्होंने जो है संकर चावल की किस्मों का विकास किया। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका प्रश्न है कि धान्य अनाज स्टार्च मंड की संरचना है, तो कौन सी है, ग्लैक्टोज, एमिलोपेक्टिन, एमिलोज या एमिलोपेक्टिन, कौन सी है आपका, तो स्टार्च, ये है आपका एमिलोपेक्टिन और एमिलोज, ऑप्शन नंबर सी है ना। स्टार्च की संरचना किस होती है, धान के अनाज में वो ग्लूकोज इकाइयों से होती है, ग्लूकोज, इनमें ग्लूकोज की इकाई जुड़ी रहती है स्टार्च की संरचना में। ठीक है, कौन कौन से पॉलीसेक्राइड, ये दोनों आपके पॉलीसेक्राइड है, आपके एमाइलेज हो गया आपका, और आपका एमिलोपेक्टिन। ठीक है, वर्षा आधारित खेती की वार्षिक वर्षा है, तो कितना है दोस्तों आपका बताना है, कितनी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए दोस्तों 1150 मिलीमीटर से अधिक, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, चावल की फसल के लिए पानी की आवश्यकता है, तो कितनी होती है चावल की फसल के लिए पानी की आवश्यकता, 1200 मिलीमीटर। ठीक है, बाकी बाकी जो किस पे निर्भर करती है, जो मिट्टी है आपकी, मिट्टी आपकी किस प्रकार है, बाकी उस पर निर्भर करती है, बाकी आवश्यकता कितनी रहती है, 1200 मिलीमीटर। DAP में पोषक तत्वों की मात्रा है, DAP आप डालते हो ना खाद, है ना, तो ये भी एक DAP है जो आप खेतों में डालते हैं, तो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका नाम क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है। ठीक है, पोषक तत्वों की मात्रा कितनी रहती है, तो इसमें रहती है दोस्तों आपका 18% जो आपका रहता है, वो रहता है आपका नाइट्रोजन। DAP में क्या रहता है आपका 18% नाइट्रोजन, और आपका 46% आपका क्या रहता है, फॉस्फोरस। ठीक है, तो 18:46, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उर्वरक है, DAP क्या है, खाद है ना, जो पौधे की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से एक बीजपत्री फसल कौन सी है, चावल, मूंगफली, काले उड़द या कपास,
तो एक बीजी फसल कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर ए, चावल। ठीक है। इसके अलावा आपका कौन कौन सा है दोस्तों? आपका जैसे आपका प्याज है, गन्ना, अगर पूछा जाएगा एक बीजी पत्री तो आपको नोट करना है गेहूँ, और आपका मक्का, लहसुन, इसके अलावा चावल जो हमने अभी चर्चा की, लीली। ठीक है, ये इनका, और एक ट्यूलिप। ठीक है, इनका संबंध किससे है? सब एक बीजपत्री है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से देख लेना। इनमें से नकदी फसल कौन सी है? नहीं है। नकदी फसल कौन सी नहीं है ना? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रागी। ठीक है, ये आपकी नकदी फसल नहीं है ना। बाकी कपास, गन्ना, जूट ये आपकी नकदी फसल है। नकदी फसल क्या होती है दोस्तों? जिन्हें जो है लोग क्या करते हैं, खाने के लिए नहीं बल्कि किसके लिए? बेचने के लिए उगाए जाते हैं ना, बेचने के लिए, स्वयं के लिए नहीं, मतलब बेचने के लिए जो है इनको उगाया जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? नकदी फसल। तो कौन कौन सी आपकी नकदी फसलें हैं आपको बताना है। जैसे आपका कॉफ़ी, कॉफ़ी भी आपका नकदी फसल है, नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। कोको, ये भी आपकी कैसी है दोस्तों? नकदी फसल है। चाय, चाय भी आपकी नकदी फसल है। गन्ना आपका नकदी फसल है ना। और कपास, कपास भी लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? बेचने के लिए। और दूसरों जूट है आपका नकदी फसल, तंबाकू, रबर, और इसके अलावा क्या है? मसाले। ये सारे क्या है दोस्तों? आपके नकदी फसल है। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ भी आपको पूछा जाता है तो आप अच्छे से देख लेना, है ना। रागी आपका नकदी फसल नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न और मृदा क्रम वार्टिसोल से संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपका? ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ठीक है, जो मृदा क्रम वार्टिसोल है वो आपका काली मिट्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग दालों सह हरी खाद्य फसल के रूप में किया जाता है? तो ऐसी कौन सी है दोस्तों जिसमें जो है दालों सह हरी खाद्य फसल? तो बताना है आपको ऑप्शन नंबर एक, लोबिया। ठीक है, इन सोलेनियम सब्जियों में से प्रति यूनिट क्षेत्र अधिकतम बीज उत्पादक किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? ये सारी सोलेनियम सब्जियां हैं। ठीक है, सोलिनेस कुल की है, तो सारी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मिर्च की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एट्राजिन है। तो एट्राजिन क्या है? एक आपको बताना है। एट्राजिन इंपॉर्टेंट है आपका किसके लिए? एग्रीकल्चर से संबंधित, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों क्या है? एक पूर्व निर्गमन शाकनाशी है ना, प्री इमर्ज हर्बिसाइड है ना, एट्राजिन। इसका उपयोग दोस्तों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, है ना, कौन से इन पे जो घास होते हैं, जैसे चरी घास, घास है ना, ये एक प्रकार का घास पाया जाता है जो मक्का और आपके जो सोयाबीन है और दोस्तों गन्ना, इनमें जो है एक प्रकार का घास पाया जाता है जिसे चरी घास के नाम से जाना जाता है। इनको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट्राजिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला है, डिवाइन में शामिल होते हैं। तो क्या होते हैं डिवाइन में शामिल? तो ये होते हैं दोस्तों आपका फाइटोप्थेरा के बीजाणु, है ना। ये दोस्तों आपका संबंधित किससे है? ये आपका फल से संबंधित है। ठीक है ना। जो फाइटोप्थेरा है दोस्तों वो क्या है? जो आपके नर्सरी वाली जो फसलें रहती हैं उनकी एक बीमारी है। इनके कारण से जो है, जो गर्मी और सर्दियों में जो है, जो आपकी फसलें हैं कौन सी नर्सरी वाली, इनमें जो है जड़ जो है सड़ने लग जाती है। ठीक है, और जो फल है दोस्तों किस रंग के हो जाते हैं? भूरे रंग की। ठीक है, और फलों का रंग भी जो है कैसा हो जाता है? भूरे रंग का। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। एग्रीकल्चर से कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है। सामान्य गन्ने में मृजाच्छदन मिट्टी चढ़ाना के महीने में किया जाता है। तो कब किया जाता है दोस्तों मिट्टी चढ़ाना? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो गन्ने में है जून जुलाई, है ना, जून जुलाई के महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्यों किया जाता है? क्योंकि जून जुलाई में आपकी क्या होती है? बरसात, है ना, ताकि बरसात का पानी जो है बाहर निकले, इसलिए जो है इसमें नालियाँ बनाई जाती है। टमाटर देखा होगा, टमाटर में कैसे बनाई जाती है? सेम यही बनाई जाती है इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर सी
है ना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। संतृप्त बिंदु पर मिट्टी की जल क्षमता होती है, तो कितनी होती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 बार। ठीक है, संतृप्त मिट्टी पर जो है जल क्षमता 0 बार होती है ना, 0 kPa। कर्षण खरपतवार नियंत्रण विधि है, तो कौन सी इनमें से? खुदाई, हाथ निराई, जलाना या शस्य आवर्तन। तो कर्षण वाली जो है, कर्षण अपृतन में जो है खरपतवार, तो आपको पता है दोस्तों कौन सी आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथिका में हीमोग्लोबिन के गठन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, तो कौन सा है? हीमोग्लोबिन के गठन के लिए आवश्यक पोषक तत्व, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। ठीक है, पौधों की निचली पत्तियों के किनारे पर झुलसना और जलना की कमी के कारण होता है, तो बताना है किस कमी के कारण होता है? ये होता है दोस्तों आपका पोटेशियम की कमी के कारण, है ना। आपके पास माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब जिनकी मात्रा जो है सूक्ष्म, है ना, इनकी सूक्ष्म मात्रा जो है आवश्यक रहती है। और मैक्रो का मतलब जो है जिनकी अधिक मात्रा जो है आवश्यक रहती है, अधिक मात्रा में जो है जिनकी आवश्यकता रहती है वो मैक्रो, और माइक्रो जो है जिनमें सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता रहती है। तो मैक्रो जैसे आपके जो दोस्तों जो है मैक्रो जो आते हैं आपके, पोटेशियम आता है, जैसे कैल्शियम आता है आपका, मैग्नीज आता है, मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, क्लोरीन, ये सारे क्या आते हैं? मैक्रो में, है ना, इनकी आवश्यकता जो है अधिक रहती है। हाइड्रोजन आता है, कार्बन आता है। ठीक है, तो 98 का आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो किसके कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण। फिर अगला प्रश्न दोस्तों कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो कौन सा है? ड्राउट टॉलरेंस से, तो यह आपका एफसीसी कम्ल, है ना। एफसीसी कम्ल पौधे में सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों दूसरी जगह से जो है प्रश्न लाए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कि इस कोशिकांग को कोशिका का सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग मतलब आत्मघाती थैली। ठीक है, सभी को पता है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, है ना। तो किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली लयनकाय, लयनकाय हिंदी में इसे कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को है लाइसोसोम, इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? लयनकाय। कोशिका का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है ना। इसके फटने से जो है कोशिका समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है। किसने की इसकी खोज? CD दुबे। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। ये क्या करता है? जो भी कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थ है उन सभी का विघटन करता है लाइसोसोम, कोशिका की आत्मघाती थैली। लाइकेन के सूचक के रूप में कार्य करते हैं, तो बताइए कौन सा प्रदूषण है जो लाइकेन जो है सूचक के रूप में कार्य करते हैं? तो ये है दोस्तों आपका लाइकेन जो है वायु प्रदूषण, है ना, एयर पोल्यूशन के रूप में कार्य करते हैं। किसके प्रति? SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। ठीक है, और कहा जहाँ पर आपका लाइकेन होगा, लाइकेन, ठीक है, वहाँ का मतलब क्या है? वहाँ का मतलब आपके पास प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर लाइकेन होगा वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यह जो है बिना पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में रहते हैं, इन्हें इसीलिए इन्हें प्रदूषण का अच्छा संकेतक कहा जाता है। तो जो संकेतक के रूप में ये सल्फर डाइऑक्साइड का अच्छा संकेतक है। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। दो प्रश्न जो दोस्तों ये पूछे जा चुके हैं इससे पहले वाले में भी। अब ये जो है दोस्तों आपको ये याद रखना है किसके संकेतक है सल्फर डाइऑक्साइड। हो सकता है आपके एग्जाम में ये बन सकता है। अगर एक समुद्री घास को किस प्रकार के शैवाल से निकाला जाता है? ठीक है, कल ही हमने इस प्रश्न के बारे में चर्चा की थी, ये भी पहले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सेम वही प्रश्न का जो है इन्होंने थोड़ा मिक्सअप करके नया प्रश्न बनाया है। तो ये प्राप्त की जाती है रेड शैवाल। तो कौन सी शैवाल थी और नाम क्या था उसका? उसका नाम था दोस्तों आपका जेलिडियम। ठीक है, जेलिडियम। और दूसरी कौन सी है दोस्तों आपका? ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। ठीक है, इन दोनों से जो है अगार अगार प्राप्त की जाती है ना। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? खाद्य पदार्थ के रूप में, औषधि में, जैविक अनुसंधान, है ना, इन सभी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगार अगार इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। स्पेसीज प्लांटेरम द्वारा लिखित है। तो प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है?
प्लांटेरम जो पुस्तक है दोस्तों आपका बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, लिनियस द्वारा। कब लिखी थी? 1973, ठीक है। 1973 तो बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है। 1753 उल्टा लिख दिया, तो ये लिखी थी 1753 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला है, तने की छाल जो औद्योगिक रूप से उपयोगी गोंद गम प्रदान करती है, कौन सी है, किसकी छाल है? तो ये है दोस्तों आपकी बबूल की छाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सामान्य स्थायी ऊतक है? तो स्थायी ऊतक कौन सा है? वाहिनिका, वाहिका, मृदुतक या दारू, ठीक है। जो आपका पेरेन्काइमा है दोस्तों, ये क्या एक सामान्य स्थायी ऊतक है। आपको पता है पेरेन्काइमा सामान्य स्थायी ऊतक है। क्या क्या काम है इसके? भोजन को संचित करना, ठीक है। भोजन को संचित कौन करता है आपका? ये करता है आपका मृदुतक, ठीक है, पेरेन्काइमा के नाम से जिसे जाना जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में भी यह सहायक है। पौधों के घाव को भरने में भी यह सहायक है, पौधों के घाव, ठीक है। कौन सा आपका? पेरेन्काइमा, है ना। और पुनर्जनन नहीं, पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन में भी यह सहायक है। तो ये सारी चीजें कार्य किसके? आपके पेरेन्काइमा मृदुतक के नाम से जिसे जाना जाता है, जो एक प्रकार का स्थायी ऊतक है। आवर्तक त्वक कोशिका में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, एक बीजपत्री, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा परिवार ससीमाक्षी पुष्पक्रम दर्शाता है? कौन दर्शाता है दोस्तों? पोएसी, टाइफेसी, सोलेनेसी या एगावेसी। तो ससीमाक्षी जो पुष्पक्रम दर्शाता है वो दर्शाता है आपका सोलेनेसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। जिसमें क्या होता है, जो फूल है, जो पुष्प है, वो शीर्ष पर विकसित हो जाते हैं, शीर्ष पर, है ना। ससीमाक्षी आपने पढ़ा होगा, ससीमाक्षी, असीमाक्षी। निम्न में से किन पादपों में तने पर मोटी मोम जैसी परत होती है? तो बताना आपको, लहसुन, शकरकंद, बकेन या कैलोट्रोपिस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलोट्रोपिस, ठीक है। क्या करती है? पानी का संरक्षण, पानी संरक्षण, है ना, ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन ना हो। और दूसरा ये क्या करती है? सूर्य की तेज किरणों से जो है इन्हें बचाती है। जो उस पर जो तने पर मोटी मोम परत है, उनके ये कार्य है ना, सूर्य की किरणों से बचाती है। और पानी का संरक्षण किस में पाई जाती है? कैलोट्रोपिस। अगला है, वह जीवाणु एंजाइम क्या कहलाती है जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काट तोड़ सकते हैं? तो क्या कहते हैं उन्हें, है ना। तो उन्हें कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अवरोधी एंडोन्यूक्लियस जो है, ठीक है। इन्हें कहते हैं दोस्तों हिंदी में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सुनहरे चावल कहलाने वाले आनुवंशिक रूप से रूपांतरित चावल में होता है, क्या होता है? विटामिन बी, सी, 12, ए, ठीक है। क्या होता है? विटामिन ए, जो कुपोषण करने में जो कुपोषण दूर करता है, ठीक है। जो विटामिन ए रहता है आपका ऑप्शन नंबर इसमें सुनहरे चावल में। सुनहरे चावल आपका कुपोषण के लिए इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण है, कौन सा है? जो मनुष्य द्वारा निर्मित एक पारितंत्र है, आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या है आपका? क्रॉप फील्ड एंड गार्डन्स, ठीक है। फसल के खेत और उद्यान जो है मानव निर्मित पारितंत्र है। बायोगैस में होता है, क्या क्या होता है आपका? मीथेन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस में आपका क्या होता है? आपका मीथेन और कार्बन डाई गैसें होती है, ठीक है। जैविक अपघटन से जो यह उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। कैनेमाइसिन को से विलगित किया जाता है। तो कैनेमाइसिन किससे प्राप्त होती है? यह क्या है दोस्तों? एक एंटीबायोटिक है, कैनेमाइसिन, है ना। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो है इसे प्राप्त किया जाता है कैनेमाइसिन। ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य तेल के बीजों से निकाला जाता है, तो क्या निकाला जाता है? एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। एरेकिस हाइपोजिया जो है खाद्य तेल के बीजों
बीजों से निकाला जाता है। ठीक है। परागकण एक होता है, तो लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु पर्म या गुरु बीजाणु दानी क्या होता है, तो ये होता है आपका लघु बीजाणु। ठीक है। परागकण एक लघु बीजाणु होता है ना, जो नर युग्मकों में क्या करता है, वहन करता है। किस में सहायक होता है, परागकण, परागण और निषेचन में। ठीक है। परागकण अलग होता है और परागण अलग होता है। ठीक है। तो ये सहायक होता है परागण और निषेचन में। वर्नालिन एक है, तो क्या है वर्नालिन, यह दोस्तों ये क्या है, फ्लोरल हार्मोन है, पुष्पीय हार्मोन है। ठीक है। पारितंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं, तो बताना है आपको। पारितंत्र के जो मुख्य घटक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, जैवीय और अजैवीय, है ना। पारितंत्र आपने पढ़ा होगा, इसके मुख्य दो घटक कौन से, एक बायोटिक और अबायोटिक। तो जो जैवीय और अजैवीय है दोस्तों, ये आपके कैसे हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, और जैवीय घटक आपका जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो जो अजैवीय है, अजैवीय अबायोटिक, उसमें आता आपका जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी। ठीक है। ये सब आपके किस में आते हैं, अजैवीय पारिस्थितिक घटक। ठीक है। और जैवीय में आपके आते हैं दोस्तों, जैसे आपका आ गया उत्पादक, दूसरा आता आपका उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है। और तीसरा आपका क्या आता है, अपघटक। ये आपके किस में आते हैं, जैवीय पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, अच्छे से आपको पढ़ना है। पारिस्थितिक तंत्र, मल जल शोधन में किस रासायनिक तत्वों को सामान्यतः रोगाणुनाशी के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो है आपका राइट आंसर है, क्या होने वाला है, ठीक है, क्लोरीन। मल जल शोधन में जो है क्लोरीन का लाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिकाओं का पावर हाउस, सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया, विद्युत ग्रह कहा जाता है। तो ऊर्जा का उत्पादन किस में होता है, इसमें एटीपी के रूप में। ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसका नाम है एटीपी का। सेब के लिए, सेब के पौधों में जिंक न्यूनता का मुख्य लक्षण तो कौन सा है, तो ये है आपका चिकबत्रा पत्ता रोग, है ना। जिंक की कमी से कैसे हो जाता है, चितकबरा पत्ता रोग। ठीक है दोस्तों, मोटर लीफ डिजीज। कैसे होते हैं, पत्तियां पीली हो जाती है ना, पीली हो जाती है, छोटी हो जाती है, और फल जो है छोटे हो जाते हैं इस रोग से, है ना, जिंक की कमी से। अगला है, फिर निम्न में से कौन सा जीवाणु भोजी है, तो इनमें से जीवाणु भोजी कौन सा है आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका M13, ई कोलाई को क्या करता है, ई कोलाई को संक्रमित करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा एक अनिषेक फलन फल है, तो केला, नींबू। अनिषेक फलन मतलब जिसमें बिना निषेचन के फल उत्पन्न होता है, तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केला। केला जो है आपका अनिषेक फलन है, बिना निषेचन के इसमें जो है क्या होता है, फल बनता है ना, इसमें बीज भी नहीं होता, बीज भी जो है दोस्तों इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, गेहूं का किरमिर विषाणु मोजैक वायरस द्वारा फैलता है, तो किसके द्वारा फैलता है, हवा द्वारा, जल द्वारा, मृदा द्वारा या वायु द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये फैलता है दोस्तों आपका सोइल द्वारा। ठीक है। वैसे जो है, जो मोजैक वायरस आपका किससे फैलता है, जो मनुष्य द्वारा जो जैसे फैलाए जाते हैं ना, जैसे आपका जैसे कीट हो गया आपका, और मनुष्य द्वारा जो छिड़काव किया जाता है दवाई, और जो है दोस्तों संक्रमित पौधों द्वारा जो है ये हो फैलाया जाता है ना, मनुष्य द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है ना दवाई का, उसके द्वारा फैलता है, और कीटों द्वारा फैलता है, और जो संक्रमित पौधे हैं उनके द्वारा फैलता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है
मृदा से भी जो है यह फैलता है ना। इसमें ऑप्शन आपका डी है, मृदा है, तो मृदा से भी यह फैलता है। मृदा में कौन सा होता है, एक नोमेटोड प्रकार का पाया जाता है फंगस, है ना, नोमाटोड, नोमाटोड प्रकार का एक, नेमाटोड प्रकार का एक फंगस पाया जाता है मृदा में, जिसके कारण जो यह फैलता है। अगला है प्रोटोजोआ में व्यवस्था की श्रेणी होती है, तो कौन सी होती है, असेल्युलर, है ना, अकोशिकीय रहती है, ठीक है ना। इनका शरीर जो है एक कोशिका से बना होता है, एक ही कोशिका से जो है इनका शरीर बना होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव में रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उर्वरित संतति उत्पन्न करने के लिए संकरण के लिए सक्षम व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, तो क्या कहेंगे, स्पेशीज, है ना, प्रजाति। अगला है, निम्न में से कौन सा लक्षण सभी रज्जुकियों में अनुपस्थित होता है, तो सभी जो रज्जु की आपके कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट मतलब जिनमें जो आपका मेरुदंड पाया जाता है पीछे, है ना, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये किसमें आते सारे, कोऑर्डिनेट में, जैसे मनुष्य है, मछलियां हैं, और आपके स्तनधारी जो जीव है। तो कौन सा होगा दोस्तों आपका, मध्यपट, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सभी रज्जुकियों में जो है अनुपस्थित होता है मध्यपट। किसको छोड़कर, जो आपका स्तनधारी है, स्तनधारी को छोड़कर सभी रज्जुकियों में मध्यपट जो डायफ्राम है वो अनुपस्थित होता है। स्तनधारी में जो है मध्यपट डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रज्जु की पात्र की एक सामान्य विशेषता है, तो ये आपका त्वक छेदन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, केंचुए का उत्सर्जन तंत्र होता है, तो क्या होता है, मेटाब्रिकक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको देखना है केंचुए का उत्सर्जन क्या है, और मनुष्य को आपको पता है ब्रिक किडनी रहती है, और कुत्ते का, बिल्ली का, पौधों का, है ना, तो क्या क्या है ये, एनेलिडा, मोलस्का, इनके सारे उत्सर्जन तंत्र आपको देखने हैं, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र से आपको सिर्फ पूछा गया है कि किसमें कौन सा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, बाकी यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपका नहीं पूछा गया है। देखिए यहाँ पर केंचुए का पूछा है, तो केंचुए में क्या होता है दोस्तों आपका, मेटाब्रिकक, ठीक है, जिसे जो है क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया कहते हैं इसे, है ना। नेफ्रिडिया के द्वारा जो है केंचुए में उत्सर्जन तंत्र होता है ना। अपशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा निकालता है, नेफ्रिडिया के द्वारा। पित्त थैली अनुपस्थित होती है, किसमें होती है, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, मवेशी, तो बी, है ना, घोड़े में जो है दोस्तों पित्त थैली नहीं पाई जाती, ठीक है। केंचुए के शरीर का रंग की उपस्थिति कारण होता है, तो किसके कारण होता है केंचुए के शरीर का रंग, रक्त, हीमोग्लोबिन। इससे पहले भी हमने ये इसका ये जो प्रश्न है, इससे पहले वाली जो हमने करवाई थी 80+ के आसपास, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन थे, उसमें भी अब प्रश्न आया है दोस्तों, तो रिपीटेड प्रश्न आप देख सकते हैं। तो ये है आपका पोरफायरिन, ठीक है, पोरफायरिन के कारण, उसमें भी हमने केंचुए का जो भूरा भूरा रंग होता है वो किस कारण होता है, पोरफायरिन। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्व जैव विविधता दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई, ठीक है ना। हर साल को कब मनाया जाता है, 22 मई को जो है दोस्तों आपका विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, तो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ का मुख्यालय में स्थित है, तो कहाँ पर है, IUCN, ठीक है, आपको बताना है। तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो देखिए जो आपके नेशनल पार्क हैं वो भी आपको देखना है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, खासकर उत्तराखंड के और इंडिया के, और दोस्तों आपके जो नेशनल पार्क है वो भी आपको देखने हैं, इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे आपको परीक्षा वाणी से मिल जाएंगे, तो आपको परीक्षा वाणी भी थोड़ा जो है, जो आपका फॉरेस्ट्री से संबंधित है ना, जैसे वन है, वन रिपोर्ट, ये भी आपको चेक करनी है 2024 की, 25 की, 23 की, ठीक है। तो ये कहाँ है, पेरियार, ये आपका केरल में है।
हाथी और बाघ के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना कब शुरू की गई? इससे पहले हमने टाइगर परियोजना देखी थी 1973 में। अब हाथी परियोजना आपको बतानी है कब शुरू हुई। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, 1992 में। उद्देश्य क्या था? हाथियों का संरक्षण। तो अगला है डीडीटी और एल्यूमिनियम कैन के उदाहरण है। तो किसका है ये आपका दोस्तों? अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है ना। अजैव निम्नीकरण प्रदूषक का ये उदाहरण है डीडीटी और एल्यूमिनियम कैन। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ मुख्य रूप से हड्डी के कैंसर से संबंधित है? तो हड्डी के कैंसर से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ है? ये आपका स्ट्रोंटियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रोंटियम 90 क्या है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। ये क्या है दोस्तों? हमारी हड्डियों में जमा होता है ना, जैसे हमारी हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है ना, उसी प्रकार से जो हमारे हड्डियों में यह जमा होता है, जिसके कारण जो है हड्डियों का कैंसर हो जाता है। सामान्य मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का औसत पृष्ठ तापमान क्या है? ठीक है, तो कितना है पृथ्वी का? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एफ। अगला है अच्छा ओजोन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों आपका समताप मंडल में। ठीक है, प्रीवियस सेशन में पूछा गया सवाल है। तो आपको पता है यूवी से हमें बचाता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं सूर्य की। कौन बचाता है? ओजोन, है ना। तो कौन कौन इसको प्रभावित करती हैं गैसें? हमने जो है बहुत सारी जो है इसमें तो बहुत सारे प्रश्न बने हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो कब किया गया? 86, 1974, 81 से 1972। तो कब किया गया दोस्तों आपका? 1986 में। वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, पशुपालन किस युग में शुरू हुआ? तो आपको बताना है पशुपालन। तो कौन से युग में जो है दोस्तों इसका हुआ? तो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण युग है ना, जब जो है मानव ने जो है कृषि का भी जो है उपयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी आप देख लेना। अगला है निम्न में से कौन सा द्वितीय कर्षण साधन है? तो डिस्क, चिसेल, हैरो या मोल्ड बोर्ड हल। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, जुताई का साधन है। ठीक है, अगला है प्रतिरोपित निम्न भूमि लोलैंड चावल के लिए पोषक आवश्यकता होती है। तो बताना है कितनी होती है चावल के लिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट तो है बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल मस्त चल रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से आपको देखने इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 150-50-50। ठीक है, 150-50 हेक्टेयर है ना। इसमें आपका क्या आता है? 150। इसमें आपका आता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसमें आपका आता है कितना? 50 अनुपात है ना, 50%। और दूसरा आपका आता है पोटेशियम ऑक्साइड K2। इसका का उपयोग कितना किया जाता है? 50। ठीक है, तो ये आपका NP2O2O5, NP2O5 और K2O, इनका अनुपात आपका ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रतिरोपित निम्न भूमि, सेम है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि शब्द एग्रोनोमी शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? यूनानी है एग्रोनोमी, तो कहाँ से है ना। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ग्रीक शब्द है। ठीक है, एग्रोनोमी आपका दोस्तों जो है ये आपका फसल उत्पादन से संबंधित है। फसल है ना, फसल के वैज्ञानिक प्रबंधन और उत्पादन। ठीक है, एग्रोनोमी। तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण द्वारा किया गया था। तो किसने किया गया था? तापमान और वर्षा के आधार पर जो है जलवायु का वर्गीकरण किसने किया? कोपेन, डी कोंडेल, ट्रोल या थॉर्नगोट। किसने किया? आपने ऑप्शन नंबर ए, कोपेन ने। ठीक है,
जायद फसल जो है दोस्तों, जायद की फसल को नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है जायद की फसल को? इसे जो है ग्रीष्म फसल, ठीक है, समर फसल के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी आती है दोस्तों इसमें? जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, है ना, ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल है जायद की फसल के। लाल मृदा मुख्यतः श्रेणी में आती है, तो किस में आती है दोस्तों आपका? कौन सी श्रेणी में आती है लाल मृदा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एल्फिसॉल। एल्फिसॉल में आती है, भूरी मिट्टी की श्रेणी में आती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जैविक खाद में कितना कार्बनिक कार्बन उपस्थित होता है? तो आपको बताना है जो जैविक खाद होती है आपकी, उसमें कितना कार्बन होता है? तो 58%, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो खाद में जो है खाद, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात रहता है 30:1, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फसल, किस फसल को निर्धन व्यक्ति की मित्र फसल के नाम से जाना जाता है? तो ये है दोस्तों आपका कौन सा? आपका बी, आलू, ठीक है ना। निर्धन व्यक्ति की मित्र फसल के नाम से जाना जाता है ना, गरीब हो या अमीर, दोनों की थाली में आपको क्या दिखता है? गरीब हो या अमीर, दोनों की थाली में आपको क्या दिखता है? आलू, ऑप्शन नंबर बी। टमाटर में रंजक की उपस्थिति के कारण फल का रंग पीला होता है, तो किसके कारण होता है? तो टमाटर में जो लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन या जंथोफिल, ठीक है। तो टमाटर का जो लाल रंग है दोस्तों होता है आपका लाइकोपीन के कारण, लेकिन जो टमाटर में जो है दोस्तों जो पीला होता है, रंग पीला, वो होता है दोस्तों आपका किसके कारण होता है? 85 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये होता है आपका कैरोटीनॉइड से, है ना। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन, और पीला रंग कैरोटीनॉइड, ऑप्शन नंबर सी। टमाटर का रंग आपको पता है कैसे? टमाटर पहले हरा, फिर पीला, है ना, फिर क्या हो जाता है? लाल, ठीक है। सिंचाई की टाइफून प्रणाली का पालन किया जाता है, तो टाइफून प्रणाली किसमें पालन किया जाता है? आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी, टपक सिंचाई, है ना, ड्रिप इरिगेशन जिसे कहते हैं, है ना। इसमें क्या किया जाता है? टपक सिंचाई में जो है नल द्वारा जो है, नल, है ना, ये आपका नल है, कहीं पे जो पाइप है यहाँ से बूंद बूंद करके जो है पानी टपकता है, बूंद बूंद करके फसलों में, ठीक है, टपक सिंचाई। इनमें से मोटा गन्ना कौन सा है? तो कौन सा इनमें से मोटा गन्ना है? राइट आंसर आपको बताना है सेकेरन ऑफिसियनरम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? राइट आंसर नहीं, क्वेश्चन है आपका, चैनल में जल के क्षैतिज प्रभाव को के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, निस्पंदन, है ना। मक्के में सबसे उपयुक्त अंतरा फसल है कौन सी है? जो मक्के के साथ बोई जाती है, ठीक है, लोबिया, है ना। अंतरा फसल मतलब जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बो सकते हैं, जैसे मक्के के साथ आप लोबिया बो सकते हैं, है ना। इस प्रकार की फसल उगाने से क्या होता है? आपकी जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फसल की पैदावार भी जो है अच्छी होती है। तो अगला है, निम्न में से किस फसल मृदा की क्षारीयता में अधिकतम कमी करती है? तो कौन सी फसल है जो मृदा की क्षारीयता में अधिकतम कमी करती है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धान। सामान्य रूप में बोई गेहूं की फसल के लिए एनपीके, तो आपको बताना है एनपीके का अनुपात कितना है गेहूं के लिए? गेहूं के लिए आपको बताना है, तो नाइट्रोजन आपका रहता है, नाइट्रोजन 120, ठीक है, आपको याद रहना है। फॉस्फोरस जो आपका रहता है 60, और पोटेशियम आपका रहता है 40। कहाँ है आपका? 120, 60, 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चावल की नर्सरी की डेपोक विधि में विकसित हुई थी, कब हुई थी? चीन, कहाँ पर हुई? चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया या जापान? तो चावल की जो नर्सरी है, उद्यान गृह की जो डेपोक विधि है, यह दोस्तों फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी, है ना।
मात्र 14 दिन में जो है नर्सरी तैयार की जाती है इसमें रोपाई के लिए। ठीक है, ये है चावल या धान की टैपक विधि जिसे कहा जाता है। 14 दिन के अंदर जो है चावल के पौधे आपको रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं नर्सरी में। फिलीपींस में जो है इसे विकसित किया गया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अब जो आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपका संबंधित है, जो आपके केमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा धातु क्लोरोफिल में उपस्थित होता है? तो कौन सा ऐसा धातु है आपको बताना है जो क्लोरोफिल में उपस्थित होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये है आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अगला, निम्न में से किस संक्रमण की ऊर्जा न्यूनतम होगी? तो आपको ट्रांजिशन दे रखी है आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, कब सबसे कम होगी? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जो ट्रांजिशन रहती है आपका दोस्तों, ट्रांजिशन आपकी कैसी रहती है? सबसे पहले आपका रहता है सिग्मा, फिर सिग्मा से पाई, फिर आपका रहता है एन। ठीक है, फिर आपका रहता है पाई स्टार, फिर आपका रहता है सिग्मा स्टार। तो इस प्रकार से आपको, अब देखिए ट्रांजिशन किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सिग्मा से सिग्मा स्टार ये सबसे बड़ी ट्रांजिशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। फिर आपका है, और पाई से पाई स्टार दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी है। ठीक है, फिर तीसरा आपका, दूसरे नंबर पे आपका सबसे बड़ी है पाई से सिग्मा स्टार, तीसरे नंबर पे आपका पाई से पाई स्टार, और फिर आपका, और पाई से एन आपका दोस्तों छोटी है। ये आपका ट्रांजिशन है। सबसे बड़ी ट्रांजिशन कौन सी आपकी? सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा स्टार। ठीक है, ये सबसे बड़ी है। फिर आपका कौन सी है? सिग्मा से सिग्मा स्टार। ठीक है, दूसरा नंबर आपका है जो आपका एन से सिग्मा स्टार है ना, यहाँ से यहाँ तक। दूसरे नंबर पर आपका एन टू सिग्मा स्टार। तीसरा आपका, तीसरे नंबर पे आपका है पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, और लास्ट में आपका है एन से पाई स्टार। ये सबसे छोटी ट्रांजेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो कौन नहीं करेगा फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। निम्न यौगिकों में ज्यामितीय समयावता की संख्या है, तो बताना है आपको। केमिस्ट्री में भी इस प्रकार का सवाल आया था, तो कितनी है दोस्तों इसमें आपकी? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3, तीन आपके पाई बॉन्ड है। इसका मतलब है कितने दर्शाएंगे? 3 × 2, 6 प्रकार की ज्यामितीय समावता दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, है ना। 6 प्रकार के सिस और ट्रांस, है ना, ज्यामितीय समावता मतलब आपके सिस और ट्रांस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न वैसे किस तत्व का अणु अष्टक परमाणु है, परमाणु की है? सल्फर, सेलिनियम, ऑक्सीजन या टंगस्टन? मतलब किसके जो है अष्टक का पूरा होता है यहाँ पर नियम? तो ये आपका ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? सल्फर, S8। ठीक है, ये अष्ट परमाणु है। ठीक है, अष्टक नहीं, अष्ट परमाणु, S8 पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन किसमें पाया जाता है? O2। ऑक्सीजन कैसा है? द्विपरमाणुक। फिनॉल अम्लीय है क्योंकि इसमें क्या होता है? रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के कारण क्या होता है? अम्लीय होता है। IUPAC नेम दोस्तों आपके सिलेबस में आपको बताना है इसका IUPAC नेम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। ठीक है, 1 इस कार्बन से नहीं करेंगे, इसके साथ यहाँ से करेंगे, यहाँ से। ठीक है, ये तो कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, तो कार्बन 1 2 3 4,
तो क्या है आपका, तो 1 2 3, 3 पे क्या आपका, 3 पे आपका क्या है दोस्तों, 3 पे जो आपका क्या लगा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन कितने आपके, 1 2 3 4, तो नाम क्या होगा दोस्तों इसका, ब्यूट 3, क्या होगा, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट 3, है ना। और साथ में क्या आएगा आपका, इनोइक अम्ल, अम्ल, है ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, जिसमें लास्ट में क्या जुड़ता है, ओइक एसिड। तो ब्यूट 3 इनोइक एसिड आपका ऑप्शन नंबर सी। आइसोक्विनोलिन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सबसे पहले आइसोक्विनोलिन आपको आना चाहिए, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, देखिए ये आपका 2 बेंजीन रिंग होती है इसमें, ठीक है। कितनी बेंजीन रिंग होती है, 2। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है इस बेंजीन रिंग के साथ, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पाई बॉन्ड है आपके पास, इतना मतलब एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 5 पाई बॉन्ड में 2, तो कितने हो गए आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों अकार्बनिक बेंजीन है, तो कौन सा है, तो अकार्बनिक बेंजीन जो आपका है वो है बोराजीन, ठीक है। बोराजीन जो इसे कहते हैं बोराजीन, ये आपका अकार्बनिक बेंजीन है, ठीक है। B3N3H6, ठीक है। अब इसकी संरचना देखेंगे तो ऐसी होती है, यहाँ पर बी 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 बी, इनमें बोरोन रहता है, और इसमें क्या रहता है दोस्तों, तो ये आपका जो है इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है। B3 है ना, तो 3 बोरोन रहते हैं इसमें, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ठीक है। बाकी जितने बचे यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कितने, 3, और 3 इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन सबके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये है B3N3H6 बोराजीन, ये अकार्बनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कौन सी आपकी आपको बताना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर आपका देखिए Br2 + 2I, है ना। तो Br2 का यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देखिए I-, ऑक्सीकरण क्या होती है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है ना, इसमें माइनस है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ये माइनस है, तो ये जाके क्या हो रहा है यहाँ पे आई, है ना, यहाँ पर बढ़ रहा है, माइनस से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और ब्रोमीन का आपका क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन और उपचयन जब होता है तो क्या कहलाती है आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो ये भी आपकी एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है। अब Br2 में और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, जिसमें जो है ऑक्सीकरण का ह्रास होता है। यहाँ पर देखो Br2 यहाँ पर पहले पॉजिटिव थी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद कम हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव में चले गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्विनोलिन को जलीय KMnO4 के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया देता है, तो क्या देता है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्विनोलिन। क्विनोलिन आपका जो हमने अभी इससे पहले चर्चा की थी, जिसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या है आपका, क्विनोलिन है, ठीक है। देखो यही प्रश्न, इसी से आपको प्रश्न पूछा गया है, KMnO4 पूछा गया है, KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, और साथ में जब गर्म करते इसको तो क्या प्राप्त होता है, ये आपका क्या है, पीरियड, ठीक है। ये क्या बनता है आपका, क्विनोलिक अम्ल, क्विनोलिक अम्ल है। और जैसे ही जो दोस्तों इसको जो है गर्म किया जाता है हीट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड -CO2, तो क्या बनता है आपका, ये इस प्रकार से, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन जुड़ा होगा, और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका नाम है निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक एसिड, ठीक है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए। B2H6 में BHB सेतु में साजे से बनता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन के साजे से बनता है, तो ये बनता है दोस्तों आपका 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। B2H6, तो दोस्तों इसकी संरचना रहती है 2 बोरॉन, यहाँ हाइड्रोजन जो है 2 ब्रिज के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, इस प्रकार से जो है इसकी संरचना रहती है। इसमें 2 है जो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 केंद्र में 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पाए जाते हैं। अगला है सबसे कम आकार का आयन कौन सा है, तो जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे कम आएगा, उसका आकार सबसे कम होगा, है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका आकार सबसे कम, और जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका आकार सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर क्या है आपका, Na,
प्लस, है ना, इसमें पॉजिटिव है तो इसलिए इसका आकार क्या है, सबसे कम है। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा आकार है आपका यहाँ पर नाइट्रोजन 3- का, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। फिर आपके पास दूसरे में है O2-, इसका भी दूसरे नंबर पे है। फिर आपका सबसे बड़ा आकार में फ्लोरीन आएगा, सबसे लास्ट में Na+, है ना, इसका सबसे छोटा आकार है, इसका सबसे बड़ा आकार है। तो याद रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसमें सबसे बड़ा आकार। क्वांटम संख्याओं के निम्न समुच्चय में कौन सा समुच्चय किसी परमाणु की अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है? तो अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है तो कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर आपको बताना है डी। ठीक है, इसमें कितने हैं आपके? 5। ठीक है, n का मान 3 है तो n+1, l का मान 2 है और m 1 है। ठीक है, इसलिए सबसे अधिकतम जो ऊर्जा व्यक्त होगी ऑप्शन नंबर डी। इसमें कितनी होगी संख्या? इसमें जो टोटल संख्या होगी वो होगी 4, इसमें होगी आपका 3 और इसमें होगा यहाँ पर l+n कितना है? 5। l+n देखो, n 3 है और l 1 है, 3 और 1 4। l+n कितना है? 3 है। l+n कितना है? 4। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस्म होगी ऑप्शन नंबर डी। अगला है टाइटेनियम धातु महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका उपयोग अंतरिक्षयान, जेट इंजन, मिसाइल सभी में जो है किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, कौन सा है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो आपका एसिडिक कैरेक्टर वाला है, क्योंकि इसमें क्या प्रभाव होता है? ऑर्थो वाला, है ना, इसके प्रभाव के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ऑप्शन नंबर ए। लेंथेनाइट संकुचन निम्न में से किस तथ्य के लिए है? तो लेंथेनाइट संकुचन है दोस्तों, तो आपको याद रखना, बहुत बार जो है प्रश्न रिपीट हो चुका है, ये जर्कोनियम और हॉफनेनियम, है ना, ZR और HF। ठीक है, इनकी त्रिज्या लगभग समान होती है, किसके कारण? लेंथेनाइट संकुचन के कारण। इंग्लिश में इसे कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, UPSC हो या UPSC एग्जाम, बहुत बार यह रिपीटेड हो चुका है। इंफ्रारेड की रेंज आपको बतानी है तो कितनी होती है? तो ये होती है 800 nm से 20,000 nm तक। ठीक है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम उत्प्रेरक है। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में आपको परिवर्तित करना है तो कौन सा होगा ये आपका ग्लूकोज? इससे आपको बताना है एथेनॉल। कौन सा एंजाइम है दोस्तों? इसमें आपका एंजाइम होगा जाइमेज, ऑप्शन नंबर डी। सभी लेंथेनाइट की सामान्य ऑक्सीकरण स्टेट है तो कितनी होती है? सभी लेंथेनाइट में दोस्तों +3 पाई जाती है। ठीक है, क्षारियों के MnO4 विलयन का बैंगनी रंग एल्कीन से अभिक्रिया करके रंग के गायब हो जाने को जाना जाता है, तो बताना है। तो इसे कहते हैं आपका बेयर टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बेयर टेस्ट में क्या होता है? एल्कीन से जो बैंगनी रंग है वो गायब हो जाता है, किसमें? बेयर परीक्षण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो ये दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है लगभग 150 के आसपास यहाँ पर प्रश्न है। सारे प्रीवियस आप देख लेना, केमिस्ट्री से इकोलॉजी हो गया आपका, और आपका इन्वायरमेंट से संबंधित, और आपका फॉरेस्ट्री है, और साथ ही दोस्तों आपका बायोलॉजी। सभी प्रकार के मिक्सअप प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम आइडिया जो है अब लग चुका होगा कि पेपर जो है किस प्रकार से जो है प्रश्न बने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो है फिर से हम 2-3 वीडियो आपके लिए रखेंगे प्रीवियस ईयर की, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बाकी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों जो है काफ़ी समय लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।